सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण पवन सीरीज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं उन सभी को मैं यहाँ पे डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। सभी बहुविकल्पीय अतिलघु उत्तरीय प्रश्न मैंने डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी, और इसी तरीके से राजन सीरीज भी पूरा मैं डिस्कस करा चुका हूँ। पवन सीरीज में जो आपका बच गया था वह लघु उत्तरीय प्रश्न बच गया था, जिसको पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट कराया था और 15 प्रश्न पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम आगे के प्रश्नों को प्रश्न संख्या 16 से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी चीजें समझ गए होंगे आप। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको जो सिलेबस पूरा मैंने चैप्टर वाइज आपका पढ़ाया है, पूरा पाठ्यक्रम मैंने आपके अध्यायवार पढ़ाया है, वो आप देख सकते हैं। वो क्लासेस लगी हुई हैं, उसके बाद राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स, फॉर्मूले की क्लास, तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो आप तैयार नहीं कर सकते यहाँ चैनल से। ठीक है, आपके पूरे सेकंड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे मैथ विषय की बात कर रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है और आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि हाँ मेरी तैयारी में कमी रह गई इस वजह से। अब आपको समय देना है और आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी बचा है सब आपके एंड पे है, सब आपके हाथ में है। ठीक है, जो हमारे हाथ में है वो लगातार हम कर रहे हैं, डेली मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। और जहां भी कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया गया है उस पे आप कॉल करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, तो सारी हेल्प जो है आपको मिल रही है, बस आपको खुद से भी लगना है। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और यहाँ पे एक दो थ्योरेटिकल प्रश्न बस आपको मिलेंगे, बाकी न्यूमेरिकल है तो सॉल्व करिएगा खुद से। अब चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या क्या है। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू, जहां q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे q p बाई क्यू सच डेट p तथा q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 जैसे 5 ऋण 2 7/5 परिमेय संख्याएं हैं। अब कोई भी संख्या उठा लीजिए, जैसे 5 है तो 5 के बटे में 1 लिख सकते हैं, तो P हमारा क्या हो गया, P का मान हमारा 5 हो गया और Q का मान 1 हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से P बाई Q के रूप में आपको संख्याओं में को व्यक्त करना होता है, बस जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 0 अगर मान हो जाएगा, 5 के बटे में अगर यहीं पे 0 लिख देंगे तो उसका मान जो होता है वो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए बस Q का मान 0 ना हो, बटे में और कुछ भी आ सकता है, दोनों अंश और हर में आपकी पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक, जहां Q जो है वह शून्य नहीं हो सकता, बाकी पूर्णांक में कुछ भी मान हो तो ये जो होंगी इसको हम क्या कहेंगे, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। अब जो प्राकृतिक संख्या होती है आपकी, सभी में आप देखेंगे जैसे 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6, तो सभी के बटे 1 लिख सकते हैं, या कहीं भी 500 बटे 107 लिखा हो, तो ये सब भी क्या है, परिमेय संख्याएं है। कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं वही अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्या की परिभाषा देख लीजिए, वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। और एक अपरिमेय संख्या बहुत ही फेमस है जो है पाई। क्यों ये सब अपरिमेय संख्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। यहीं पे लोग नहीं समझ पाते हैं, तभी परिमेय संख्या को नहीं समझ पाते हैं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जैसे पाई का जो एग्जैक्ट मान होता है वह 3.1415623, मतलब ऐसे चलता जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। तो 4 अंक तक तो एग्जैक्ट यहां तक है। उसके बाद जो है ये आपका जो है
ये इसी तरीके से चलता जाता है, ये कटता नहीं है। जैसे अभी कोई है 4/3, तो इसका मान क्या आ जाता है, इसका मान आ जाता है 1.33333, मतलब ये रिपीट कर रहा है, देखिए 3 रिपीट कर रहा है, तो इसी को लिख देते हैं 1.34। और इसका मान जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4/3। लेकिन ये जो वैल्यू है इसको हम किसी परिमेय संख्या के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, किसी अंश और हर के, किसी पूर्णांक को अंश में और हर में लिख के नहीं दिखा सकते हैं। जो 22/7 लिखा जाता है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए इसको पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसी तरीके से √2 का जो मान आता है वह 1 दशमलव, इसके बाद दशमलव के बाद संख्याएं चलती जाती हैं, खत्म नहीं होती हैं, और उन संख्याओं को हम किसी दो संख्या के अंश और हर के रूप में नहीं दिखा पाते हैं। इसीलिए √2, √3, √5 ये सभी क्या है, ये सभी अपरिमेय संख्या है, इनको भिन्न के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ गए, परिमेय संख्या जिसको भिन्न के रूप में दिखाया जा सकता है और अपरिमेय संख्या जिसको भिन्न के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है, ये आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, 100 और 110 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो केवल एक से और खुद से कटे या किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा ना कटे, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब 100 और 110 के बीच आपको अभाज्य संख्याएं देखनी है, तो ऐसे लिख लीजिए सभी संख्याओं को और एक एक करके देख लीजिए ये संख्या किसी संख्या से कटती है या नहीं कटती है। ये यहां से आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी संख्या भाज्य है कौन अभाज्य है। अब 101 को देखिए, ये 1 से कटेगा और 101 से कटेगा, और किसी संख्या से 1 के बाद 2 से चेक करिए, नहीं कट रहा है, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे तो किसी संख्या से नहीं कटेगा, केवल 1 और 101 खुद से कटेगा। इसी तरीके से 102 को चेक करिए, तो ये तो सीधे 2 से कट जाएगा, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा और अन्य संख्याओं से भी कट जाएगा, मतलब कि 1 और खुद के अलावा 2 से कट गया, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। और 103 को देखिए, तो 103 भी किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। 104 जो हो जाएगा ये कट जाएगा, 105 भी 5 से कट जाएगा, 106 भी 2 से कट जाएगा। 107 को चेक करिए, तो 107 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं। तो इसी तरीके से 107 जो हो जाएगा केवल 1 और खुद से कटेगा, तो अभाज्य संख्या हो गया। 108 2 से कट जाएगा। अब 109 देखने में आपको लग रहा होगा कि हाँ हो सकता है 3 से कट जाए, नहीं कटेगा। क्यों, जोड़ेंगे तो 1 0 और 9 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 जो होता है 3 से नहीं कटता है। ठीक, तो इस तरीके से ये 3 से नहीं कटेगा। और वैसे भी मैन्युअली भी आप चेक कर सकते हैं कि 109 भी जो है वो ना तो 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 10 से, ना 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हमको जो अभाज्य संख्याएं मिल गई, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 101, 103, 107 और 109, ये 4 संख्याएं हमको मिल गई 100 और 110 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, परिमेय संख्या 4/7 धन 8/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो 4/7 को जोड़ना है 8/7 में, यहाँ हर समान है तो पूरे के बटे 7 लिख दीजिए, और अंश जो है अंश में जुड़ जाएगा, तो 8 और 4 12/7, उत्तर कितना आ जाएगा 12/7। बहुत ही आसान, भिन्नों का जोड़ यहाँ पे दे दिया। इसके बाद देखिए संख्या 19, ये भी आपका भिन्नों का जोड़ ही है, बस एक भिन्न जो है आपका नेगेटिव दिया, यानी कि ये लिखा है ऋण 5/12 धन 5/18। ठीक है, ये प्रश्न आपको दिया है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ब्रैकेट सीधे खोल लीजिए, कोई यहाँ पे इशू नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं होना है। तो ऋण 5/12 धन 5/18। अब भिन्नों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, पहले हर समान करते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम लासा लेंगे, आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36। 12 3 36 होता है, तो ऋण 5 में 3 का गुणा हो जाएगा, और 18 दूनी 36 होता है, तो इस 5 में 2 का गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा ऋण 15
धन 10/36, तो ये कितना आ जाएगा, ऋण 5/36। मान कितना आ गया, ऋण 5/36 ये मान आ जाएगा। यहीं पे आप देख पा रहे हैं दोनों का अंश जो है समान है, इसका हर छोटा है, इसका हर बड़ा है, तो नेगेटिव वाले का हर छोटा है, यानी कि ये संख्या एक तरीके से बड़ी होगी। तो इस तरीके से देखिए, इसीलिए नेगेटिव में मान आया है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 20 है, ऋण 4/7 में से ऋण 12/7 को घटाइए। ऋण 4/7 में से आपको क्या घटाना है, ऋण 12/7। अब देखिए ब्रैकेट खोल दीजिए, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऋण 4/7 हो जाएगा और यहाँ माइनस का माइनस में गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 12/7। अब दोनों का हर समान है 7, तो दोनों के बटे 7 हो जाएगा और अंश में है ऋण 4 और धन 12, तो 8/7 ये मान आ जाएगा। 8/7 यहाँ पे हर बराबर है, बस यहाँ पे आपको क्या करना था, घटाने में बस ये माइनस का ध्यान रखना था कि यहाँ ब्रैकेट के सामने माइनस लगेगा और माइनस का माइनस में गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, और हर समान है तो पूरे बटे 7, अंश जुड़ गए, अंश जुड़ा तो 8/7, ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ। इसके बाद देखिए, परिमेय संख्या ऋण 8/7 और ऋण 14/15 का गुणा कीजिए, क्या गुणनफल परिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। तो पहले गुणा कर लीजिए, तो ऋण 8/7 गुणे ऋण 14/15, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहां इस भिन्न को देखिए, तो इस भिन्न में हर में भी ऋण है, अंश में भी ऋण है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ अंश में ऋण 8 का गुणा हो जाएगा 14 में और 7 का गुणा हो जाएगा 15 में। बस भिन्नों का आपस में गुणा है, तो अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है। तो अंश में ऋण 8 था और इधर 14 था, तो ऋण 8 गुणे 14, और यहाँ 7 था, यहाँ 15, तो हर में 7 गुणे 15। अब देखिए 7 दूनी 14 होता है, तो अब ऋण 8 का गुणा 2 में होगा, तो ऋण 16/15, ये आपका मान आ गया। ये आपने गुणा करके निकाल लिया है, लेकिन पूछ क्या रहा है, क्या गुणनफल परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो गुणनफल है वो P/Q के रूप में है, जहां P और Q अंश और हर दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे ये है परिमेय, गुणनफल आप लिख सकते हैं, गुणनफल परिमेय संख्या है। यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक, तो ये आपका उत्तर हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब बोला कि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, तो माना यहीं पे मान लीजिए, माना परिमेय संख्या का अंश x है। अब बोल रहा है कि अंश जो है वह हर से 2 कम है, तो हर क्या होगा, हर में 2 जोड़ दीजिए, तो x-2 जो होगा वो हर हो जाएगा। हर हो जाएगा कितना, x-2, ये हर का मान आ गया। अब बोल रहा है कि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अंश में है x और हर में है x-2, और जैसा कि प्रश्न में बोल रहा है कि अंश और हर में 1 जोड़ दीजिए, तो मान कितना हो जाना चाहिए, 3/4 प्रश्न के अनुसार। अब जोड़िए तो x-1 बटे x-3 बराबर हो गया 3/4। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो 4 का गुणा x-1 में हो जाएगा और x-3 का गुणा 3 में हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए तो 4x-4 बराबर 3x-9। 3x को इधर ले आइए तो 4x - 3x बराबर हो जाएगा 9 - 4, और x का मान कितना आ जाएगा, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यानी कि अंश जो आ गया आपका 5 आ गया, और हर कितना आ जाएगा, x-2 7। ठीक, तो इस तरीके से संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या
अंश बटे हर है, अंश बटे हर, अंश का मान है 5, हर का मान है 7, तो संख्या 5/7 ये संख्या का मान हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपने देखा कि जो आपको परिमेय संख्या दी गई थी उसी अनुसार आपने यहाँ पे मान लिया, और एक जो आपको संबंध बताया गया उस संबंध के अनुसार आपने यहाँ पे समीकरण बनाया, समीकरण को हल किया, x का मान निकाला, x का मान पता चल गया यानी अंश पता चल गया, तो अंश में 2 जोड़ दिया तो हर पता चल गया, और संख्या आपसे पूछ रहा था संख्या क्या होती है, अंश बटे हर होती है, तो 5/7 ये आपकी संख्या हो गई। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया यहाँ पे। इसके बाद देखिए संख्या 23 है, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। ठीक, तो अभी हमने ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न किया, तो यहाँ पे आपको क्या मान लेना है, यहाँ पे आपको मान लेना है, माना भिन्न का अंश x है तो हर क्या हो जाएगा, बोला है यहाँ पे भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है तो हर हो जाएगा x-1, क्योंकि अंश है x। अब इसके बाद सॉल्व करिए, क्या बोल रहा है, संबंध क्या बता रहा है कि अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जा रहा है, तो अंश है आपका x और हर है x-1, और बोल रहा है कि दोनों में से अंश में से एक घटाया और हर में से एक घटाया तो मान कितना हो जा रहा है, मान ये हो जा रहा है 1/2। अब सॉल्व कर लीजिए, ये आपका संबंध बन गया यहाँ पे। ठीक, यही आपको बनाना होता है समीकरण, x-1 बटे यहाँ पे x-1 माइनस 1 बराबर 1/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, x-1 बटे x बराबर 1/2, और त्रियक गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x-2, 2 का गुणा x-1 में होगा और x का गुणा 1 में x। अब x को इधर ले आइए और -2 को उधर ले जाइए, तो x इधर आएगा, 2x में से x घटेगा, x बच जाएगा, और -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका मान कितना हो गया, x का मान 2 आ गया। x का मान 2 आ गया तो आपका अंश जो हो गया 2 हो गया यहाँ से, और हर जो हो गया 2-1, यानी कि 2/3। ये आपका जो भिन्न हो गया, भिन्न का जो मान आ गया वह कितना आ गया, वह 2/3 ये भिन्न का मान आ गया। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या x है। ठीक, अब जो कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, यानी कि इस संख्या का 1/2 कितना होगा, x/2 होगा, और क्या बोल रहा है कि उसी संख्या का 1/4, 1/4 कितना होगा, x/4, और बोल रहा है कि ये जो x/2 है आधा है, वह चौथाई से 15 अधिक है, यानी कि चौथाई में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो वह किसके बराबर हो जाएगा, आधे के। ठीक, तो अब इसी को आगे सॉल्व कर लीजिए, ये है x/2 और x/4 को इधर ले आइए तो ऋण x/4 बराबर 15 हो जाएगा, और दोनों का हर समान करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x - x बराबर 15 के, और x/4 बराबर हो गया 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 15 में 60, यानी कि संख्या का जो मान आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक, 60 का आधा आप देखेंगे 30 होता है और चौथाई 15 होता है, तो आधा 30 और चौथाई 15, तो चौथाई से कितना अधिक है, आधा 30, 15 से कितना अधिक है, 15, तो उत्तर आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से ये आपका सोल्यूशन बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है तो वह संख्या ज्ञात करिए। अब 7 से 4 बड़ी है संख्या, तो माना संख्या x है और 7 से बड़ी है, तो 7-4 हो जाएगी, यानी कि 11, यानी कि वह संख्या कितनी हो जाएगी, 11। 7 से 4 बड़ी संख्या क्या होगी, 7 से 4 बड़ी, 7 में 4 जोड़ा 11 आ गया, बहुत ही सिंपल। अब इसके बाद देखिए
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर शेषफल 1 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब माना वह संख्या क्या है, x है, और क्या बोल रहा है कि संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पे। संख्या का एक चौथाई मतलब क्या होता है, संख्या में 1/4 का गुणा कर दीजिए या संख्या के बटे 4 लिख दीजिए, ये हो जाता है संख्या का एक चौथाई। ठीक, अब वह क्या कह रहा है कि एक चौथाई में से एक घटाने पर, इसमें से एक घटाने पर शेषफल 1 है, यानी कि अब पूरे के बटे 4 कर लीजिए। x माइनस यहाँ 1 के बटे 1 था, 4 हो गया, 4 से गुणा होगा, 4 हो जाएगा बराबर 1, और x माइनस 4 बराबर 4 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 1 में 4 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, -4 उधर जाएगा, धन 4 हो जाएगा, 4 में 4 जुड़ जाएगा, मान आ जाएगा 8, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 8। ठीक, तो इस तरीके से वह संख्या 8 आ गई। अगर आप सोचते हैं तो संख्या का एक चौथाई यानी कि 8 का चौथाई भाग कितना होगा, 2, 8/4 2 आएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, जो कि प्रश्न में कहा गया है। ठीक, तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपने इसको समझ लिया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्राओं की संख्या के 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। तो छात्राओं की संख्या मान लेते हैं, छात्राओं की संख्या हमने मान लिया x है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि यदि छात्रों की संख्या का 2/3 हो, तो जब छात्राओं की संख्या का 2/3 है, यानी कि 2/3 का गुणा कर दीजिए छात्राओं की संख्या में, तो आपको क्या मिल जाएगा, छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगा। जब हमने मान लिया छात्राओं की संख्या x है, तो छात्रों की संख्या हो जाएगा 2x/3, यानी कि यहाँ पे सिंपली लड़कियों की संख्या अगर x है तो लड़कों की संख्या कितनी है, यहाँ पे उनका 2/3 यानी कि 2x/3। ये हो गया छात्रों की संख्या। अब कुल संख्या आपको पता है 45 है, तो छात्राओं की संख्या धन छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए 45 की। तो x में 2x-3 जोड़ दीजिए, ये बराबर आना चाहिए 45 के। अब पूरे के बटे 3 करिए तो 3x-2x बराबर 45, और 3x-2x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 45 गुणे 3, और x बराबर हो जाएगा 45 गुणे 3 बटे 5। 5x था, 5 इधर आ जाएगा, अब 5 से काट दीजिए 45 को, 9 बार में कट जाएगा, और 9 त्रिक 27, यानी x का मान कितना आ गया, 27, यानी कि छात्राओं की संख्या आ गई 27, और छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 27/3, ये आ जाएगा आपका 9, 18, और 18 और 27 आपका कितना होता है, 45 होता है। ठीक, तो इस तरीके से छात्राओं की संख्या जो आपसे पूछा था वह 27 आपने यहाँ पे निकाल दिया बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे समझिए कि 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक, जैसे आपकी एक संख्या है 41, ये 2 अंकों की संख्या है, और इनके 2 अंकों का योग कितना है, 4 धन 1 बराबर 5 है। ठीक, तो इसी तरीके से बोला गया कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग फल 4 है। ठीक, अब यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। अब समझिए, माना अब हम लोग संख्या ऐसे मान लेते हैं, संख्या को ना मान करके हम दहाई और इकाई का अंक मान लेते हैं। माना, अब देखिए माना दहाई का अंक x और इकाई का y है, तो यहाँ पे समझिए क्या बोल रहा है कि दोनों अंकों की संख्याओं यानी x धन y का जो योग है, जो दोनों अंकों का योग है वह कितना है, योगफल 4 है। और क्या बोल रहा है, यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, यानी कि x में से अगर y घटा दिया जाए तो कितना आ रहा है, शेष 2 आ रहा है। अब यहाँ पे हमको संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए हमको यहाँ पे 2 समीकरण बहुत अच्छे से मिल गए,
ये पहला समीकरण है, दोनों इकाई और दहाई के अंकों का योग 4 है और दहाई में से अगर इकाई घटा दे रहे हैं तो 2 आ रहा है। अब बस जोड़ लीजिए समीकरण को, यहाँ पे जोड़ेंगे x धन x 2x हो जाएगा और y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 4 धन 2 6 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 6/2, यानी x का मान आ गया 3, यानी कि दहाई का अंक 3 हो गया और इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। तो या यहीं पे रख लीजिए, x का मान 3 धन y बराबर 4, तो y का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक, समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आपको 1 मिल जाएगा। अब बात आई यहाँ पे संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, दहाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 1 है, संख्या हो जाएगी 31, 31। ये आपका उत्तर हो जाएगा। संख्या जो आपने निकाल दिया वह कितना निकाल दिया, 31। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। अब मान लेते हैं कि माना पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्रमागत यानी कि क्रम से आने वाली। तो जैसे 3 के बाद 4 आता है, तो 3 से के बाद 4 कैसे आता है, 3 में 1 जुड़ता है तब 4 आता है। इसी तरीके से x में 1 जुड़ेगा तो उसकी अगली क्रमागत संख्या हमको मिल जाएगी। तो अब आपसे क्या बोल रहा है, x यानी कि और उसकी अगली क्रमागत संख्या x प्लस 1 का योग कितना है, 21 है। दो क्रमागत संख्याओं का योग 21 है, यानी कि x और उसकी अगली क्रमागत संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो 21 के बराबर आना चाहिए। इसी संबंध को हमने इस तरीके से समीकरण के माध्यम से दर्शा दिया। ब्रैकेट खुलेगा तो x धन 1 बराबर 21 और 2x धन 1 को इधर ले आएंगे, 21 माइनस 1 हो जाएगा, 2x बराबर 20 हो जाएगा, x बराबर 20/2 यानी कि 10, यानी x का मान 10 हो गया, यानी कि पहली क्रमागत संख्या 10 हो गई, दूसरी क्रमागत संख्या 11 हो गई। तो संख्याओं को बताइए, तो संख्याएं क्या होंगी, 10 और 11 यही होंगी संख्याएं। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से आप निकाल लोगे। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, दो क्रमागत संख्याएं तो हैं लेकिन विषम है। अब विषम संख्याएं जैसे 3 के बाद 4 मैंने आपको बताया था क्रमागत संख्या होती है, लेकिन 3 के बाद अगली विषम क्रमागत संख्या क्या होगी, 3 में 2 जोड़ना पड़ेगा तब 5 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे माना पहली क्रमागत संख्या x है, तो उसकी अगली विषम क्रमागत संख्या जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, x धन 2। बस यही इतना आपको समझना था। ठीक है, कैसे मानना है। अब आपको पता है कि दोनों का योगफल कितना है, 40, तो x धन 2 बराबर कितना है, 40। दोनों क्रमागत संख्याओं का योग 40 है, तो x धन x 2x और धन 2 उधर जाएगा, 40 माइनस 2 हो जाएगा, 2x बराबर 38 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 38/2 यानी कि 19, यानी कि पहली क्रमागत संख्या आपकी 19 हो गई और उसकी अगली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, 19 धन 2 21, यानी कि 19 और 21 ये आपका उत्तर हो जाएगा। जो संख्याएं हो जाएंगी वो 19 और 21 होंगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, वह संख्या होगी जिसको इसमें जोड़ दिया जाए तो मान कितना हो जाए, 0। तो x का मान हो जाएगा 0 माइनस 1/2, यानी कि x का मान -1/2। बस जो संख्या आपको दी गई है उसी में नेगेटिव लगा दीजिए, 1/2 दिया है तो -1/2, ये आपका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। और यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो देखिए अंश और हर दोनों नेगेटिव है, तो 4/7 ये आपको संख्या दी गई है, इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -4/7। ठीक, तो इस तरीके से इसका 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2 होगा। यानी कि आपसे पूछ क्या आ रहा है कि 1/2 में हम क्या जोड़ दें कि
शून्य हो जाए। तो -1/2 जोड़ दीजिए और -4/-7 यानी कि संख्या आपको दिया है 4/7। 4/7 में क्या जोड़ दें कि शून्य हो जाए, तो -4/7 जोड़ दीजिए, शून्य हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो गया यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 32, निम्नांकित परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका दी गई संख्या में अगर गुणा कर दें तो मान 1 के बराबर हो जाए। अब ध्यान रखिएगा, योगात्मक प्रतिलोम में दोनों का जोड़ 0 के बराबर होता है और गुणात्मक प्रतिलोम में गुणात्मक का मतलब क्या? गुणा, दोनों का गुणा 1 के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे अब इसका 17/-16 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? वो ऐसी संख्या होगी जिसका इसमें गुणा कर दिया जाए तो मान 1 के बराबर आ जाए। यानी कि ये कितना हो जाएगा? -16 उधर जाएगा तो 1 में गुणा हो जाएगा -16 और x बराबर -16/17। ठीक, x का मान कितना आ जाएगा? बस अंश को, जो हर को अंश बना दीजिए और अंश को हर बना दीजिए, -16/17। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका ट्रिक है कि आपको अगर गुणात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का ज्ञात करना है तो बस पलट दीजिए उस संख्या को। जैसे यहाँ पे भिन्न दिया गया 17/-16 तो -16/17 ये हमने निकाल के भी देख लिया। इसी तरीके से -6/19 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम x है तो दोनों का गुणा का मान 1 आना चाहिए और x बराबर कितना हो जाएगा? 19/-6, या इसी को लिख सकते हैं -19/6। ठीक, देखिए बस हमने क्या किया, कर दिया, यहाँ पे इसको पलट दिया। ये हो जाएगा 19/-6, जिसे लिख सकते हैं -19/6। माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो अंश में माइनस चला जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप गुणात्मक प्रतिलोम भी निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 33, 5/-9 धन 13/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं -5/9 धन 13/9। किसी भी भिन्न में जैसे 5/9 लिखा है, इस भिन्न में अगर -1 का गुणा ऊपर नीचे कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी भिन्न में अगर समान संख्या का गुणा अंश और हर दोनों में करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। 5 में -1 का गुणा होगा -5 और -9 में गुणा होगा तो माइनस प्लस और 9, -5/9। तो इस तरीके से इसको हम लोग, अब आप समझ गए कि अगर किसी भिन्न संख्या के हर में माइनस दिया है तो उसको अंश में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोनों का हर जो है 9 है तो बटे में पूरे के 9 हो गया, अंश में -5 और धन 13। दोनों के बटे 9 पहले से था तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो -5 यानी कि 13 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा क्या? 8। 8/9 ये आपका उत्तर हो जाएगा, 8/9। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, निम्नांकित को जोड़िए। ऋण 4/7 में 4/7 को जोड़ना है तो हर जो है समान है, ऋण 4 धन 4 कितना हो जाएगा? 0/7 और 0 किसी भी संख्या के अंश में उसका मान 0 कर देता है। तो यहाँ पे पहले का मान 0 आ गया। इसी तरीके से 3/5 में आपको जोड़ना है ऋण 3/5। ठीक, तो हर दोनों का 5 है और अंश में 3 और धन ऋण 3 है तो ये ऋण 3 हो जाएगा और 0/5 का मान कितना हो जाएगा? 0, यानी कि दोनों का जो मान आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं? योगात्मक प्रतिलोम है। क्यों? ऋण 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 4/7। ऋण 4/7 में क्या जोड़ दें कि मान 0 हो जाए? तो 4/7। इसी तरीके से 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 3/5। ये दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऋण 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम 3/5 होगा और 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 3/5 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम आप निकालोगे तो वो उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम आएगा और साथ ही साथ उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा जो आपकी दी गई संख्या है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 34 तक आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सभी प्रश्नों को देख लिया। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कहीं किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करिएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट करके बताइए यह क्लास आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट करिएगा
और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि जो है ये सब तक क्लास पहुंच जाए और इसी तरीके से आसान भाषा में सभी लोग क्लास को अटेंड कर पाएं और बहुत अच्छी तैयारी कर पाएं। उम्मीद है कि सभी चीजें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, जहां से आप सभी विषयों की तैयारी अपनी कर सकते हैं सेकंड सेमेस्टर की। साथ ही साथ सभी सेमेस्टर्स हमने पढ़ाए हैं यहाँ चैनल पे, तो कभी भी आप सभी सेमेस्टर्स को पढ़ सकते हैं। आपके डीएलएड की चिंता जो है पूरी दूर हो जाएगी। यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको हर सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। जिस सेमेस्टर में है आप उसमें एनरोल कर लीजिए, आपको सभी पूरा पाठ्यक्रम पढ़ने को वहां पे मिल जाएगा। पूरे पाठ्यक्रम का नोट्स मिल जाएगा, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा, हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट सीरीज मिल जाएगा हर एक विषय का, और आपको डाउट सेशंस मिल जाएंगे जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।